हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो किसी भी फिज़ियोथेरेपिस्ट के ऊपर नहीं है, ये सब लोगों के लिए ये वीडियो है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है कि आज मैं माल प्रैक्टिसिंग इन फिज़ियोथेरेपी के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, मैं एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि जो स्टोरी जो मेरे साथ हुआ है। तो बेसिकली स्टोरी की शुरुआत तब होती है जब मेरे को एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन मेरे रिलेटिव्स का ही मेरे को आता है कि उनको नी जॉइंट में काफ़ी पेन था। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। तब मेरी एक्चुअली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रही थी, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, अभी मेरी एग्ज़ाम चल रही है, आप दूसरे किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट को कांटेक्ट करें और मेरी एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होती है मैं वापस आपको कांटेक्ट करूँगा। बात वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है, लेकिन जब मेरी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई और मैंने जब उनको वापस कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला नहीं, एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट है जो आ रहा है और उसकी वजह से उनको अभी 3 या 4 सेशंस हुए थे और 3-4 सेशन में पेन इतना बढ़ चुका था कि शी कुड नॉट गो डाउनस्टेयर्स। उनको जितना भी दर्द पहले हो रहा था, उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन ने एडवाइस किया था कि नहीं, आप फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाओ। तो उन्होंने फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट चालू भी किया, लेकिन ये दर्द इतना बढ़ चुका था तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, आप एक बार आके देखो क्योंकि पेन बहुत बढ़ चुका है। मैंने बोला कि आप बेसिकली मेरे को ये बताओ कि वो जो फिज़ियोथेरेपिस्ट आपने हायर किया हुआ है वो कितने बजे आता है, तो मैं उस टाइम पे आके उसी से मैं डायरेक्ट बात करूँगा कि भाई क्या हो रहा है। मैं अगले ही दिन मैं उनको मिलने गया। मैंने वो टाइम पूछ लिया था कि कब वो फिज़ियोथेरेपिस्ट आ रहा है और मैं उसी टाइम पर वहाँ पर पहुँचा। फिज़ियोथेरेपिस्ट ऑलरेडी आ चुका था उधर। मैंने देखा, मैं उसी रूम में जाके बैठा और मैंने देखा वो फिज़ियोथेरेपिस्ट के एक भी हैंड प्लेसमेंट सही नहीं थे। पेशेंट को नी जॉइंट में पेन हो रहा है, पेशेंट को नी जॉइंट को कैसे हैंडल करना है, कैसे सिम्टम्स को मैनेज करना है, तो और फिज़ियोथेरेपी की कौन सी टेक्निक ये वाले पेशेंट में बेटर है, तो उसके लिए उसके जो हैंड प्लेसमेंट थे, पेशेंट पोजीशन होती है, थेरेपिस्ट पोजीशन होती है, ये कुछ भी उसका ठीक नहीं चल रहा था। मैंने देखा, पहले तो मैंने ऐसे रिलेटिव ही उसको पूछा कि सर आपको क्या लग रहा है कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है अभी और आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, क्योंकि मैं उनका रिलेटिव है, मेरे को ये जानना है। तो उन्होंने बोला नहीं, पेशेंट इज़ अ कंप्लीट केस ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। और मैंने बोला ठीक है, तो आप ट्रीटमेंट अभी और कितने दिन तक चलेगी, और पेशेंट का दर्द अभी बढ़ चुका है। उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं, आज चौथा दिन है लेकिन दर्द बहुत बढ़ चुका है, क्या करें। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी ये दर्द बढ़ेगा और अभी ये जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, मैं उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, आप कोशिश करो, कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से पूरा कंसेंट है आपको। तो उसने ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट का तीसरे ही दिन पे उनको उतना पेन आ रहा था, मैंने सिवियरिटी ऑफ पेन देखा। मैंने उसको रिवील नहीं किया था कि मैं खुद एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। तो पेन की सिवियरिटी उतनी हो चुकी थी कि पेशेंट को अभी दिमाग में डर आ चुका था कि फिज़ियोथेरेपी मतलब ये मेरा पेन बढ़ाएगा, और ये जो पेन की वजह से उनकी जो भी फंक्शनल इंडिपेंडेंस था अभी वो भी धीरे धीरे कम हो रहा था। तो आई थिंक द सिचुएशन वाज बिकमिंग मोर स्ट्रेसफुल फॉर द पेशेंट एज वेल एज फॉर द फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। मैंने जैसे ही ट्रीटमेंट सेशन ख़त्म हुआ, मैंने उनसे पूछा कि सर आपने बताया कि ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट है, लेकिन इतना ज़्यादा पेन हो रहा है और ऑर्थोपेडिक सर्जन ने भी बोला है, तो आप मेरे को दिखा सकते हो कि आपने कुछ क्या इवैल्यूएशन किया है, मतलब पेशेंट की हिस्ट्री क्या है और पेशेंट के सिम्टम्स क्या है और आप कैसे उसको मैनेज करोगे। तब जाके उसने मेरे को सामने से पूछा कि आप किसी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो क्या। मैंने बोला जी हाँ, मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने अभी भी मेरा मास्टर्स ऑफ फिज़ियोथेरेपी कंप्लीट किया है और मेरे को जानना है कि आपने पेशेंट का क्या इवैल्यूएशन किया। और उसके पास कोई भी ऐसा पेपर था ही नहीं जो ये बता सके कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है। न तो उसने ऑर्थोपेडिक सर्जन जो था जिन्होंने एडवाइस किया था कि नहीं आप फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट करो, ना ही उससे कुछ कम्युनिकेशन किया था। सो अ बिग कम्युनिकेशन गैप। फिज़ियोथेरेपिस्ट अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। और ये पेशेंट के बेनिफिट के लिए पेशेंट के साथ जितना कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, पेशेंट के डॉक्टर के साथ भी कम्युनिकेशन उतना इंपॉर्टेंट है। न तो उसने
कोई भी पेशेंट के रिपोर्ट्स मांगे थे, ना पेशेंट के रिपोर्ट्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश किया, ना उसने देखा कि नहीं मैं कुछ एक इवैल्यूएशन फॉर्मेट होता है जो एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट फॉलो करता है, उसने न तो ऐसा कुछ फॉर्मेट फॉलो किया, ना ही पेशेंट के साथ कुछ ठीक से बात किया, ना ही पेशेंट के आर्किटेक्चरल बैरियर्स क्या क्या है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया। तो एक क्लियर कट मेरे को मालूम पड़ गया कि नहीं, अभी उसके पास ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो है नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि आप मेरे को बताओ कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, अब बैचलर्स या मास्टर्स जो भी किया हो, आप मेरे को बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, कौन सी कॉलेज में से आपने पढ़ाई किया है। उसने मेरे को बोला कि नहीं, मैं तो पहले किसी क्लिनिक में जाता था, वहाँ से मैं देख देख के सीख गया कि घुटनों के दर्द के लिए इतनी कसरत होती है और मैं वही कसरत करवा रहा हूँ और मैंने देखा है कि पेशेंट का दर्द तो कम हो जाता है। अभी अभी ऐसे सिचुएशन कि वो थोड़ा घबराया हुआ था। मैंने जब उससे ये सब पूछा और जैसे ही उसने ये बोला, मैंने उसको पकड़ लिया कि क्या आपने फिजियोथेरेपी की फॉर्मल एजुकेशन ली है। उसने मेरे को बताया नहीं। क्या आपने कोई कोर्स किया था, क्या किसी ने आपको ऐसा बोला था कि आपको कोई कोर्स करना चाहिए फिजियोथेरेपी के लिए, किसी यूनिवर्सिटी में आप गए हो इसकी इंक्वायरी करने के लिए। उसने मेरे को बताया नहीं। अभी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और वो वहाँ से चला गया। ना तो वो किसी के फ़ोन का रिप्लाई कर रहा है, ना वो किसी मेरे फ़ोन का तो ऑब्वियसली रिप्लाई नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसकी पोल खोल दी थी, लेकिन पेशेंट के रिलेटिव्स का भी फ़ोन का वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। और मैंने भी पेशेंट के रिलेटिव्स को बोल दिया कि उसको वापस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही वॉज अ क्लियर कट माल प्रैक्टिशनर और उसने खुद एडमिट किया कि उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है फिजियोथेरेपी के बारे में। तो अभी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों को भी ये अवेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट एक्चुअली मैं बोल भी नहीं सकता इन लोगों को, दीज आर द माल प्रैक्टिशनर्स। इनसे काफ़ी बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट ना हूँ और मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ तो मैं ऐसा एक मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि किसी भी इंसान ने अगर ह्यूमन बॉडी का या फिर एक हेल्थ की पढ़ाई नहीं की है, एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया है, बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री का फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ही और शी शुड नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस। क्योंकि एक इंसान को जब बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल कैसे काम करता है, वो इंसान कैसे किसी एबनॉर्मल को ठीक करेगा। तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन और ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया है फिजियोथेरेपी के बारे में, आप इंक्वायरी करना। एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट है, काफ़ी मेहनत करते हैं। आई डू विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हर एक फिजियोथेरेपिस्ट अपनी जी जान लगाता है पेशेंट को फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाने में। हर एक फिजियोथेरेपिस्ट 4.5 साल में 20 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट, 200 से भी ज़्यादा क्लिनिकल आवर्स में रहता है। 6 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप के वो कंप्लीट करता है, ठीक है। उसके बाद जाके फिजियोथेरेपी की डिग्री मिलती है और आगे मास्टर्स और पीएचडी की पढ़ाई भी करता है, ठीक है। और जब ऐसे लोग आते हैं सोसाइटी में कि जिन लोगों को मालूम नहीं है कि हेल्थ क्या है और जो ये मान लेते हैं कि आपको शोल्डर में पेन है, शोल्डर के लिए इतनी एक्सरसाइज फिक्स है, आपको नी जॉइंट में पेन है, नी जॉइंट के लिए इतनी एक्सरसाइज फिक्स है। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ देम, बी अलर्ट। जो भी बंदा ऐसा कोई घर में आ रहा है, आप उनसे इंक्वायरी करें। अगर कभी भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, एक रेप्यूटेड या फिर एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, क्लिनिक्स में वो खुद का क्लिनिक्स चला रहे हैं, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब फॉर द सोसाइटी, राइट। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं सोसाइटी में लोगों के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द पीडियाट्रिक्स टू द एल्डरली पर्सन। दे आर वर्किंग इन ईच एंड एवरी एज ग्रुप एंड ऑल्सो इन द सोशल डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑल्सो, ठीक है। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट ये भी आइडेंटिफाई करेगा कि आपको या फिर आपकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स कितना अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ हो, मोबिलिटी हो, ठीक है। सिंपल एक घर से बाहर जाना है कोई शॉपिंग करने के लिए या सोशल गैदरिंग के लिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट इसके बारे में भी सोचता है, जबकि ऐसे माल प्रैक्टिशनर ये सब नहीं सोचेंगे, ठीक है। एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक प्रोफेशनल जिसने फॉर्मल एजुकेशन लिया है फिजियोथेरेपी के बारे में, वो एक अच्छा इवैल्यूएशन फॉर्मेट रेडी करता है आपके लिए, जो कि उसमें आपकी नीड के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस होते हैं,
ठीक है, आपकी क्या नीड है, आपको किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी एक्सरसाइजेस प्लान की जाती है। और जो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है, एक माल प्रैक्टिशनर ने 4.5 साल तक मेहनत नहीं की होती कि उसका दिमाग इस तरीके से काम करे कि मेरे पेशेंट के लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो दिस वॉज एन अवेयरनेस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु आर वॉचिंग दिस, वेदर यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट और नॉट अ फिजियोथेरेपिस्ट, काइंडली बी अलर्ट from these malpractitioners, and if you come across with any kind of these malpractitioners, do let us know in the comment section कि आपको ऐसे malpractitioner का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, क्योंकि एक इंसान जिसने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाई ही नहीं की है, वो इंसान कैसे किसी दूसरे इंसान की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. Do let us know whether you have come across any kind of a malpractitioner or not, and do like, share maximum this video, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते ये मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी दूसरे की हेल्थ को ना बिगड़ने दे बिकॉज ऑफ दीज माल प्रैक्टिशनर, जो कि जानते भी नहीं है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट कैसे काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट on my video on my channel, and do share this video maximum to the people who needs physiotherapy.